चलिए देखिए, कल हम लोग पढ़े थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पढ़े थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। इसके विषय में कल हम लोग समझ लिए कि जब भी कोई प्रकाश की किरण का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरणें अपने मूल माध्यम में वापस आ जाती हैं। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस सिद्धांत पर कई उपकरण बनाए गए, उनमें से एक उपकरण की हम यहाँ पर बात करेंगे, वो है प्रकाशीय तंतु। क्या है? प्रकाशीय तंतु। आज के समय में इसका ज्यादा प्रयोग होता है। आपने अपने घरों में या अगल बगल देखा होगा, वाईफाई का एक वायर लगता है। आज जियो का चारों तरफ इसका डिमांड बढ़ गया है। जियो फाइबर जिसको आप कहते हो जियो फाइबर लगा, उसी को ऑप्टिकल फाइबर भी कहते हैं। जो हमने यहाँ पर बोला आपसे, प्रकाशीय तंतु, प्रकाशीय तंतु, ठीक है। इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। फाइबर, ठीक है। इसी को ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है इंग्लिश में। जियो कंपनी ने जब वाईफाई लॉन्च किया अपना, तो इस ऑप्टिकल के जगह पर लिख दिया जियो, तो ये हो गया जियो फाइबर, ठीक है। यानी जियो कंपनी ने इस प्रकाशीय तंतु को जियो फाइबर के नाम से प्रकाशित कर दिया। काम वही है जो आप इस प्रकाशीय तंतु में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जियो फाइबर वाला वायर आप अगर ध्यान से देखे होंगे या आपके घर पे लगा होगा तो उसको नोटिस करिएगा। देखिए, वायर का यहाँ पर बड़ा संरचना हम बना रहे हैं, ऐसे है। इसके अंदर ऐसी संरचना होती है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं हिस्सा इसका, ये वाला जो रेड वाला आपको दिख रहा, ये वाला, इसको हम बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। इसी को क्रोड भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो भाग आप देख रहे हैं, इसके अंदर ऐसे पदार्थ का परत चढ़ा दी जाती है या लेप कर दिया जाता है जिसका अपवर्तनांक इस कोर के तुलना में बहुत कम होता है, ठीक है। अपवर्तनांक कम होने से जब भी प्रकाश की किरणें इसके अंदर डाली जाती हैं तो वो किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तित होते चली जाती है। जैसे अगर हम इसके अंदर प्रकाश की किरणों को भेजते हैं तो यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे इसके अंदर आएगी, यहाँ पे टकराएगी। टकराने के बाद इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और ये फिर ऐसे जाएगी। फिर यहाँ पर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, ये यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ से टकराकर फिर ये ऐसे। और इस तरह से ये प्रकाश की किरणें बिना अपनी ऊर्जा ह्रास किए, बिना अपनी तीव्रता को कम किए बहुत दूर तक, किलोमीटर तक चली जाती हैं।
कोई बदलाव नहीं होता है, ये प्रकाश की किरणें। और हर जगह आप देख रहे हैं इनका क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अब इसका जो ये वाला हिस्सा है इसको हम यहां पर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे होता है ये, जब आप उस वायर को कट करेंगे तो वायर में ऐसे कई पार्ट दिखाई देंगे आपको। ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव कवर। प्रोटेक्टिव कवर, ये इसको ऊपर से सुरक्षा देता है। इसके अंदर ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये वाला, इसको बोलते हैं क्लेडिंग। ठीक, इसके अंदर ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं कोर। ठीक है, कोर के अंदर इसमें कई पतली पतली ऐसे नलिकाएं होती हैं इसके अंदर, ऐसे। यही वो नलिका है, ये वाली, जिसका इतना बड़ा फिगर आपको दिखाया गया है। यही वो नलिका है जो इसके अंदर ऐसे दिखाई देती है। ये धागे नुमा संरचना होती है इसकी, बहुत बारीक, और उसके अंदर से प्रकाश किरण को दूर तक भेजा जाता है बिना तीव्रता में परिवर्तन किए, बिना ऊर्जा में कोई नुकसान किए। प्रकाश को कईयों किलोमीटर तक भेजा जा सकता है, और यही होता है फाइबर में। आप देखिए दूर दूर से तार आता है आपके घरों तक, ठीक है, और आपके वहाँ वाईफाई वाला नेटवर्क चलता है। ठीक है, तो ये इसी वायर का बना होता है। कभी उस वायर को लेकर के आप कट करके चेक करिएगा तो ये सब चीज ऐसे आपको दिखेंगे। सबसे लास्ट में आपको ये वायर मिलेगा, और यही मेन है, यही है जो प्रकाशीय तंतु, यही है जिसके अंदर प्रकाश की किरणें चलती हैं। इस पूरे को हम कहते हैं प्रकाशीय तंतु। पूरे का नाम है प्रकाशीय तंतु, लेकिन प्रकाश चलती किस में है, इस संरचना में, जो धागे नुमा संरचना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसके विषय में हम थोड़ा लिखते हैं। लिखेंगे प्रकाशीय तंतु धागे नुमा एक संरचना होती है जो या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख दिए होगा तुम, लिख रहे हो अभी, लिख दिए हो तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। प्रकाशीय तंतु धागे नुमा एक संरचना होती है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत
पर कार्य करती है। ठीक है, ध्यान रखना। हमने कहा कि प्रकाशीय जो तंतु है वो धागे नुमा एक संरचना होती है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। कई बार यही बात आपसे पूछ दी जाती है कि प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वो सिद्धांत क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ये काम करता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे यह प्रकाश किरण की तीव्रता तथा ऊर्जा में बिना कोई परिवर्तन किए प्रकाश सिग्नल को दूर तक टेढ़े मेढ़े मार्ग से स्थानांतरित करता है। ठीक है जी, प्रकाशीय तंतु के विषय में जान लें। अब लिखिएगा बाद में, यह एक धागे नुमा संरचना होता है। ठीक, और यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये इसका सिद्धांत है। इस सिद्धांत के द्वारा यह प्रकाश की तीव्रता और ऊर्जा में कोई बिना बदलाव किए किसी भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से बहुत दूर तक क्या करता है? प्रकाश सिग्नल को स्थानांतरित करता है, यानी भेजता है। कितना हूं, इस पाइप को आप मोड़ दोगे ना तब भी प्रकाश सिग्नल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस वायर को अगर फोल्ड कर दिए तो सिग्नल में कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा कभी नहीं होता है। आप देखिएगा, ये फाइबर वाले क्या करते हैं, तार पोल से लाते हैं, आपके घर में बॉक्स से जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो तार बचता है उसको मोड़ करके बांध देते हैं। तो अगर सिग्नल नहीं पहुंचता तो मोड़ने पर आपके घर का जो भी कनेक्शन है वो क्या होता? कट जाता। लेकिन वो कितना हूं मोड़ करके उसको बांधेंगे, सिग्नल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा ही बनाया गया है, इसके अंदर कहीं से भी प्रकाश पड़ेगा तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा, चाहे आप वायर को कितना भी मोड़ दो। बस एक चीज, वायर कटना नहीं चाहिए। वायर कट जाएगा तो सिग्नल बंद हो जाएगा, क्योंकि आगे सिग्नल तब नहीं पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन अगर वायर सही है तो कितना भी वायर को घुमाओगे, टेढ़ मेढ़ करोगे, सिग्नल बंद नहीं होगा, सिग्नल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की भी बात कर लें। अब ये नोट कर लें। क्या इसकी विशेषताएं हैं, ध्यान देंगे। पहली विशेषता यह है कि यह क्या हुआ जी, चल तो रहा है, गर्मी तो हर जगह हो रहा, उसको चल रोक देंगे तो इधर गर्मी होने लगेगी।
उसको चलते रहेंगे, रहने देंगे तो सही रहेगा। नहीं तो आप इस साइड में आप लगा लो चेयर ब्रेंच, नहीं ये फैन लगा हुआ है तो वहां पे लगा लो, हमें मना नहीं कर रहे हैं। रोक दोगे तो उधर उस साइड में रुक जाएगा, इधर वाले भी हल्ला शोर करेंगे। यह धागे के नुमा संरचना होता है जिसकी त्रिज्या 10⁻⁶ मीटर कोटि की होती है। अगर कोई कहता है कि अगर इतना पतला है तो उसका त्रिज्या कितना हो सकता है, तो त्रिज्या 10⁻⁶ मीटर कोटि का होता है, या इसको आप माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं। दूसरी विशेषता इसके विषय में, प्रकाशीय तंतु को कोर या क्रोड भी कहते हैं। जिस पर ऐसे पदार्थ का लेप कर दिया जाता है जिसका अपवर्तनांक क्रोड से कम होता है। ठीक है जी, ध्यान रखना, इस प्रकाशीय तंतु को हम कोर या क्रोड भी कहेंगे, और इसमें ऐसे पदार्थ का लेप मारते हैं जिसका अपवर्तनांक क्या हो, कोर के तुलना में बहुत कम हो। ठीक है, ऐसे अपवर्तनांक वाले पदार्थ का लेप किया जाता है, और जब ऐसे पदार्थ का आप लेप कर देंगे तो प्रकाश की किरण जब इस पे पड़ेगी तो वो किरण को क्या करेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन करेगा, और जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो किरण बिना ऊर्जा और तीव्रता में परिवर्तन किए दूर तक जाने में सक्षम हो जाएगी। ठीक है, तीसरी विशेषता है कोर के ऊपर अधिपट्टन, अधिपट्टन को हम क्या बोलते हैं, क्लेडिंग। हिंदी में अधिपट्टन, इंग्लिश में क्लेडिंग की परत होती है, परत होती है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं हैं। चौथी विशेषता प्रकाशीय तंतु से प्रकाश सिग्नल कई किलोमीटर दूर तक भेजा जा सकता है। ठीक है,
तो ये इस प्रकाश तंतु की विशेषताएं हैं। अब हम बात करेंगे इसके उपयोग पर, कहाँ कहाँ हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो पहले नोट कर लें, फिर उपयोग पे आते हैं। कितनी विशेषता हो गई थी इसकी? 4। पांचवी विशेषता देखिए इसकी क्या है, समझना। पांचवी विशेषता यह है कि यह जो है कांच या क्वार्टज का बना होता है। जैसे कांच पदार्थ है वैसे ही क्वार्टज भी एक पदार्थ है। क्वार्टज की घड़ी भी आती है, देखेंगे नहीं देखें? घड़ी में अक्सर लिखा रहता है क्वार्टज, वो भी एक पदार्थ है। लिखेंगे प्रकाशीय तंतु, प्रकाशीय तंतु कांच या क्वार्टज का बना होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछता है तो बताने में सक्षम रहिएगा कि सर कांच या क्वार्टज का बना होता है। कुछ प्रकाशीय तंतु फाइबर के भी आ रहे हैं, इसीलिए तो फाइबर लिखा गया है इसको, ठीक है। प्लास्टिक के भी बनाए जा रहे हैं। अब बात हम करेंगे कि ये यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, क्या इसके पीछे, इसको बनाने के पीछे क्या मकसद रहा, उस मकसद का कारण उसका उपयोग है। उपयोग से पता चलेगा क्यों इसको बनाया गया। पहला इसका उपयोग ये है कि प्रकाश सिग्नल को आप दूर तक क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। अगर प्रकाश का सिग्नल हमें सपोज करिए यहाँ से गोरखनाथ भेजना है, ठीक है, तो आप जनरली कोई लाइट जलाएंगे यहाँ से गोरखनाथ के लिए, तो शायद गोरखनाथ से यहाँ पर जली हुई लाइट दिखाई दे, नहीं दिखाई देगी। लेकिन प्रकाशीय तंतु के माध्यम से यहाँ पे जो लाइट जलाएंगे वो गोरखनाथ दिखाई देने लगेगा। तो सबसे बड़ा इसका महत्व यही था कि ये प्रकाशीय सिग्नल को दूर तक, कईयों किलोमीटर तक आप आसानी से भेज सकते हैं इससे। तो पहला उपयोग यही था। नंबर 1, प्रकाशीय सिग्नल को दूर तक भेजने में पहला इसका उपयोग था। दूसरा जो उपयोग है वो है दूर संचार। जो दूर संचार, इस समय तमाम दूर संचार की व्यवस्थाएं आपके पास, जैसे मोबाइल है, टेलीविजन है, रेडियो है, तमाम ऐसे उपकरण हैं। इसमें भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं प्रकाशीय तंतु का। इंटरनेट की सुविधा हो वहाँ भी हम फाइबर का यूज करते हैं, प्रकाशीय तंतु का। हमने पहले ही बता दिया इंटरनेट का ज़्यादा यूज होता है ये फाइबर इंटरनेट वाले सुविधा में। जैसे वाईफाई की हमने बात किया था, तो वाईफाई आप देखिएगा ऐसे नहीं आता, वायर आता है घरों तक। जो वायर आ रहा है ना, वो यही है प्रकाशीय तंतु ही है वो, जो आपके घर तक आता है। और उसके अंदर से वो सिग्नल आता है। जब उसके आपके घर में एक बड़ा सा बोर्ड टाइप लगा होगा, उसी में वो सिग्नल आता है। जब बत्ती जलती है ग्रीन कलर का, तो उसका सिग्नल क्लियर हो जाता है। फिर आपके घर में जो भी सेट है उसमें वाईफाई एक्टिव हो जाता है। जब तक सिग्नल नहीं आएगा तब तक वो एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो इंटरनेट में भी इसका यूज होता है। दूर
संचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तीसरा है, आज के समय में तीसरा जो इसका उपयोग है वो है अंतःदर्शी यंत्र बनाने में। और ये अंतःदर्शी का मतलब होता है अंदर की चीजों को देखने में। जैसे कई बार आपको कोई दिक्कत हो जाती है पेट से संबंधित, तो डॉक्टर लिख देता है कि आप इंडोस्कोप कराओ। जैसे अल्ट्रासाउंड होता है उसी तरह से जांच होती है इंडोस्कोप की। जब इंडोस्कोप होता है तो इंडोस्कोप के लिए ये प्रकाशीय तंतु का इस्तेमाल किया जाता है। आपके शरीर के अंदर प्रकाशीय तंतु का एक पूरा गुच्छा बना करके अंदर डाला जाता है, जिसे लाइट पाइप कहते हैं। लाइट पाइप बोलते हैं वो लोग। लाइट पाइप आपके अंदर डाला जाता है और उस लाइट पाइप के थ्रू आपके पेट के अंदर प्रकाश किया जाता है। यानी इस प्रकाश किरणों को अंदर डाला जाता है, वहां पे लाइट होती है और फिर आपके पेट के अंदर जो भी कमियां हैं वो डॉक्टर देख पाता है। ठीक है। और फिर जो भी मेडिसिन वगैरह आपका उपचार करता है उसको बोलते हैं इंडोस्कोप। बहुत लोगों का हो रहा है जिनको पेट से रिलेटेड समस्याएं हैं। अब डॉक्टर उसका एक्सरे नहीं करेगा, अब इंडोस्कोप की सुविधा हो गई है। ठीक है, इस प्रकाशीय तंतु के माध्यम से। तो अगला है चिकित्सा। चिकित्सा क्षेत्र में अंतःदर्शी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडोस्कोप, अंतःदर्शी उपकरण बनाने में। ठीक है, ये इनका महत्व उपयोग है जिसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखिएगा प्रकाशीय तंतु क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसका लाइफ में क्या प्रयोग है, क्यों बनाया गया है, ये सब सारी चीजें आज हमने बता दिया आपको। ठीक है। अब एक और टॉपिक इससे रिलेटेड है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, उस पे भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। हो गया सबका? चलिए, देखिए आप क्लास 10th में जब पढ़े होंगे तो आपको एक क्वेश्चन बना था साइंस में, मरीचिका। ये भी चर्चा हमने कल कर दिया था कि रेगिस्तान में मरीचिका क्यों दिखाई देता है। मरीचिका का मतलब रेगिस्तान में जलाशय का के होने का भ्रम होना। अगर रेगिस्तान में, तो आप सभी को पता है जलाशय होता नहीं है। जलाशय मतलब तालाब, पोखरा, ये सब रेगिस्तान में नहीं होता है। लेकिन अगर इनके होने का भ्रम रेगिस्तान में हो रहा है तो इसी भ्रम का नाम है मरीचिका। इसी भ्रम को हम क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। और ये भ्रम होने का एक ही कारण है, वो कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। तो दूसरा जो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग है वो है रेगिस्तान में
मरीचिका का दिखाई देना, दिखाई देना। अगर रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देती है तो उसका कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें नोट करें, रेगिस्तान में जलाशय का भ्रम होना मरीचिका कहलाता है। रेगिस्तान में जलाशय का भ्रम होना क्या कहलाता है? मरीचिका कहलाता है। यह भ्रम तेज धूप के समय होता है। ऐसा कब होता है? जब तेज धूप रहता है तभी ये भ्रम होगा। अगर धूप नॉर्मल है तो ये भ्रम नहीं हो सकता। ये भ्रम तब होता है जब वहां पर धूप क्या हो? तेज हो। अब तेज धूप होने से क्या हो जाता है? तो लिखेंगे तेज धूप के कारण रेगिस्तान की रेत तथा हवा गर्म हो जाती है, हो जाती है। गर्म हवा या हवा गर्म होकर विरल, हवा गर्म होकर विरल होती जाती है, जिससे किसी पेड़ से आने वाले प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और व्यक्ति को पेड़ की छाया उल्टा दिखाई देने लगता है। दिखाई देने लगता है, जिससे उसे भ्रम हो जाता है कि पेड़ के पास जलाशय है। ठीक है, तो रेगिस्तान में मरीचिका बनने का एक ही कारण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होता है जब तेज धूप होती है और तेज धूप के कारण वहां की रेत हवा गर्म हो जाती है, और जब गर्म होती है तो हवा की परतें दूर दूर हो जाती है, विरल हो जाती हैं, और जब प्रकाश पेड़ से चलती है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे व्यक्ति को पेड़ की छाया उल्टा प्रतीत होने लगता है।
उसको ऐसा भ्रम होता है कि पेड़ के पास कोई जलाशय है, ठीक है, और उसी भ्रम का नाम क्या है, मरीचिका। तो उसको मरीचिका दिखने लगती है। समझ में आ गई बात? क्लियर है सभी को? एक चीज और है, हमने आपको कल बोला था हीरा का चमकना। वाई और हीरा, ध्यान से सुन लीजिए, वाई और हीरा के बीच जो क्रांतिक कोण बनता है वो बनता है 24 डिग्री। यानी हीरे के लिए अगर क्रांतिक कोण की बात की जाए तो वो 24 डिग्री बनता है, लेकिन वाई और कांच के लिए अगर बात करें क्रांतिक कोण का तो वो 42 डिग्री होता है। यानी अगर कांच के पदार्थ पर प्रकाश की किरण को वाई से डाला जाता है तो क्रांतिक कोण कितना बनेगा, लेकिन वही प्रकाश की किरण को अगर हीरे पे डालेंगे तो उसका क्रांतिक कोण कितना होता है, 24 डिग्री। तो जब भी हीरा को शेप में, किसी भी शेप में ढाला जाता है, बनाया जाता है काट करके, तो उसके पृष्ठ को इस प्रकार से बनाया जाता है कि उस पर जो भी प्रकाश की किरण पड़े वह 24 डिग्री से अधिक कोण बनाए। अगर 24 डिग्री से कम कोण बनाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से उसके शेप को बनाया जाता है कि जो भी प्रकाश की किरण हीरा पर पड़े, किधर से भी पड़े, उसका आपतन कोण इस क्रांतिक कोण यानी 24 डिग्री से हमेशा क्या बने, अधिक बने। और जब हमेशा अधिक बनेगा तो हमेशा उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के केस में यही है कि यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो तो प्रकाश की किरण अपने मूल माध्यम में लौटना शुरू कर देती है। इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो अगर हीरा का क्रांतिक कोण 24 है तो पड़ने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण कितना होना चाहिए, 25, 26, 30, 35 ऐसे होना चाहिए, तब जाकर के उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, तब वो चीज आपको चमकती हुई नजर आएगी। तो हीरा को ऐसे ही बनाया जाता है, इसलिए हीरा को कहीं से भी आप देखेंगे तो वो आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हर तरफ से किरण जो पड़ती हैं सबका आपतन कोण इस 24 डिग्री से ज्यादा होता है और सब के सब किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती हैं, इसलिए हीरा चारों तरफ से चमकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित थी। ठीक, तो ये आपका अपवर्तन का जो केस था, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो केस था खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग गोलीय सतह द्वारा अपवर्तन की बात करेंगे। कल से एक नया चीज आप देखेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।